बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस उसको एक्टिव कर दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। एक केस टारगेट किया जाता है कि इस केस में एक शख्स को निशाना बनाना है, फिर उसकी समाअत उस तरह से होने लगती है। आप जानते हैं कि जब कोई बेंच बनता है या कोई जज मुंतखब होता है तो काफी हद तक पहले अंदाजा हो जाता है कि इसका फैसला क्या होगा और फैसले के मुताबिक जज ढूंढ के लाया जाता है। अक्सर केसेस में हमने देखा है कि जज अगर मंशा के मुताबिक काम ना कर रहा हो, यानी मंशा वो उन लोगों की मंशा के जो सब कुछ करते हैं, सारी चाल चलते हैं, उनकी मंशा के मुताबिक ना कर रहा हो तो अक्सर हमने देखा कि जज तब्दील हो जाते हैं और जज तब्दील भी हो जाते हैं, जज नए भी लगा दिए जाते हैं और फिर वो जज ढूंढ के लाया जाता है कि जो तवक्कुआत पे पूरा उतरे। और जाहिर है कि इस तरह का जज फिर कॉम्प्रोमाइज्ड जज होता है। अब एक तोशा खाना का जो केस चल रहा है, इसमें उसके जो जज हैं वो हैं हुमायूं दिलावर। अब हुमायूं दिलावर के बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो बड़ी खतरनाक हैं और इसकी हुमायूं दिलावर साहब को मेरा ख्याल है कि वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जब इल्जाम लगता है तो वो भी इसकी वजाहत करते हैं। काजी फैसल साहब पर इल्जाम लगे थे, उन्होंने इसकी वजाहत की, पिछले दिनों वजाहती नोट भी जारी किए। तो ये चूंकि बहुत वाइडली स्प्रेड एक पूरी हुमायूं दिलावर के बारे में एक चल रही है, उनके और उनके खानदान के बारे में, उनकी मुबैना करप्शन के हवाले से या अकरबा परवरी या नवाजे जाने के हवाले से चीजें चल रही हैं, तो इसकी वजाहत उनको करनी चाहिए। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो ये है कि ये कहानी क्या है। कहानी ये चल रही है कि एक सीपैक रेजिडेंशिया जो है के नाम से एक सोसाइटी बनाई जाती है और इब्तदाई तौर पर इसे डीसी ऑफिस की तरफ से गैर कानूनी करार दे दिया जाता है। बन्नू में ये सोसाइटी बनाई जाती है, बन्नू में सीपैक रेजिडेंशिया के नाम से। और सीपैक रेजिडेंशिया के नाम से जो बनाई जाती है सोसाइटी, इसको इब्तदाई तौर पर डीसी साहब की तरफ से कहा जाता है, डीसी ऑफिस की तरफ से, कि ये गैर कानूनी है। लेकिन फिर 6 अप्रैल 2023 को डीसी बन्नू की तरफ से एक एनओसी जारी किया जाता है या एक खबर जारी की जाती है। बताया जाता है कि इसको एक एनओसी मिल गया है। ये जरा देखिए, ये इश्तहार छपता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से 6 अप्रैल 2023 को डिप्टी कमिश्नर बन्नू के ऑफिस में स्क्रूटनी कमेटी ने बाकायदा तौर पर सीपैक रेजिडेंशिया को एनओसी जारी कर दिया है। सीपैक रेजिडेंशिया बन्नू को एनओसी जारी कर दिया है। नीचे लिखा है, बन्नू में पहली गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट, बन्नू के वहां मुतमईन होकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट ऑफ सिविल टेक डेवलपर्स एंड दिलावर सन्स। दिलावर सन्स, अच्छा दिलावर सन्स, दिलावर जो है वो कौन है? अब इसके हवाले से एक और आप देखिए कि उसके बाद 12 तारीख को, यानी 6 दिन के बाद 12 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर बन्नू के फेसबुक पेज पर ऑफिशियल पोस्ट की जाती है कि बन्नू में दर्ज झैल पहली रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी है जिनको तमाम मुतल्लिका महकमाजात और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बन्नू की तरफ से स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी के बाद बाकायदा एनओसी जारी कर दी गई है। अवाम को मुतला किया जाता है कि सीपैक रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी में हर किस्म की खरीदो फरोख्त तसल्ली बख्श कर सकते हैं। अब देखें कैसे मार्केटिंग हो रही है। डीसी बन्नू ऑफिशियली कह रहे हैं कि इस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है। नीचे लिखा हुआ, रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी बन्नू में दर्ज पहली रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी है जिनको तमाम मुतल्लिका महकमाजात और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बन्नू की तरफ से स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी के बाद बाकायदा एनओसी जारी कर दी गई है। मालिक का नाम दिलावर खान, नाम हाउसिंग सोसाइटी सीपैक रेजिडेंशिया बन्नू, तहसील मिरान की और अवाम को मुतला किया जाता है कि दर्जा बाला हाउसिंग सोसाइटी में, यानी ये डिप्टी कमिश्नर लिख रहे हैं कि अवाम को मुतला किया जाता है कि दर्जा बाला हाउसिंग सोसाइटी में हर किस्म की खरीदो फरोख्त तसल्ली बख्श तरीके से कर सकते हैं। और जिले इंतजामिया बन्नू, अब बन्नू की जिले इंतजामिया इस सोसाइटी की मार्केटिंग कर रही है ऑफिशियल तरीके से, और जिस सोसाइटी को पहले इलीगल करार दे दिया जाता है उसको एनओसी भी मिल जाते हैं। तो ये अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो दिलावर खान है ये हुमायूं दिलावर के वालिद दिलावर खान है और हुमायूं दिलावर वो जज हैं जो कि इमरान खान को तोशा खाना में सजा देने के लिए बैठे हैं या सजा देने के दर पे हैं, या उनकी अदालत में केस चल रहा है। चले आप यूं कह रहे हैं, मैं अदालत है ये नहीं कहता कि उन्होंने सजा देनी ही देनी है, पहले से फैसला नहीं सुना था, लेकिन बहरहाल उनको वो ये केस सुन रहे हैं हुमायूं दिलावर साहब। तो एक तरफ हुमायूं दिलावर ये केस सुन रहे हैं, दूसरी तरफ मुबैना तौर पर उनके वालिद जो हैं और उनके भाई वो सोसाइटियां अप्रूव करवा रहे हैं बन्नू की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से। अच्छा, अब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है?
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है, इस सवाल का जवाब जो है वो आप मुझसे मत लीजिए, इस सवाल का जवाब आप लीजिए एमल वली खान से। अच्छा, एमल वली खान साहब बताते हैं कि किसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। मैं आपको एक क्लिप सुनवा देता हूँ, सुनिए। पेशावर में तो बिल्कुल उन्होंने अपने बाप का जागीर सा बनाया हुआ है। पुख्तूनख्वा इंडियन गवर्नमेंट बनी हुई है तो इसको दो बंदे चला रहे हैं, अकरम खान दुरानी और गुलाम अली। यानी निगरान हुकूमत असल में ये दो लोग चला रहे हैं। जी जी जी, निगरान हुकूमत न्यूट्रल नहीं है, मौलाना साहब की हुकूमत है असल में। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। यहाँ पे अभी जो बात है, ठीक है, इश्तिराक है सबका। हाँ। वजारतों में हमने भी लिए हैं, आपके अपने भी दो बंदे वजीर हैं ना इस निगरान सेटअप में। तो मेरे अपने बंदे वजीर है और मेरी लड़ाई ये भी है कि मुझे अपने कोटे के हिसाब से मुझे वजीर क्यों नहीं दिए। ये निगरान सेटअप है, लेकिन ये उस समय निगरान सेटअप नहीं है, ये तो कॉम्प्रोमाइज सेटअप बने हैं ना। अच्छा, अब इसके दो तीन पहलू हैं। ये बड़ा दिलचस्प बयान है जो अमल वली ने दिया, गुस्से में आकर दिया गर्चे, और पता नहीं कैसे क्यों दिया है, मतलब मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इसमें दो तीन पहलू और तलब है। एक तो वो कहते हैं कि जो निगरान सेटअप है ये निगरान सेटअप, निगरान हुकूमत न्यूट्रल नहीं है, निगरान हुकूमत को अकरम दुरानी और हाजी गुलाम अली चला रहे हैं, यानी जेयूआई की हुकूमत चला रही है, जेयूआई चला रही है इस निगरान हुकूमत को। एक बात तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया। और अब आप जरा कनेक्शन देख लें, निगरान हुकूमत इनकी है और बन्नू में सोसाइटी को किस तरह से नवाजा जाना। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है, वो ये कहते हैं कि इस सेटअप में दो वजीर हमारे भी हैं, यानी कोटे के हिसाब से हमें दो वजीर मिले हैं, लेकिन हमारी शिकायत यह है कि हमें कोटे के हिसाब से सारे पूरे वजीर क्यों नहीं मिले। यानी कोटे के हिसाब से इनके ख्याल में शायद 3 होते होंगे या 4 वजीर इनके हिस्से में आते होंगे। इसका मतलब कोटा क्या हुआ, मतलब यह कि 2 ANP के हैं, 4 जो है वो फलां पार्टी के हैं, 2 शेरपाओ के हैं, या फलां ANP के इतने हैं, मौलाना फजल रहमान के इतने हैं, नून लीग के इतने हैं। तो मिल बांट के कोटा बन रहा है, बंदर बांट हो रही है। नाना जी की वो क्या कहते हैं, हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा, मुफ्त का माल है, लूटो खाओ पियो मौज उड़ाओ। तो वो कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज सेटअप है, अमल वाली कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें 2 वजीर मेरे भी हैं, लेकिन 2 वजीर जो हैं थोड़े हैं, कोटे के हिसाब से मुझे ज्यादा वजीर मिलने चाहिए थे। तो ये है निगरान हुकूमत की औकात, ये है निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, जिसका भांडा खुद अमल वली ने गुस्से में आकर फोड़ दिया है। तो अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है। तो अब इसके बाद आपको ये तो पता ही है कि पंजाब में किसकी हुकूमत है, यानी वहां पर मौलाना फजल रहमान की हुकूमत है और पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। तो इस तरह का ये सेटअप है। एक बात उन्होंने और कही है, वो भी दिलचस्प है, जरा उसको भी देख लीजिए। उसमें वो कहते हैं कि इन्होंने यानी ये तय हुआ था कि गवर्नर हमारा लगेगा, आसिफ जरदारी ने हमसे कमिटमेंट की, और फिर आसिफ जरदारी मुझसे आज तक नाराज हैं कि तुमने क्यों मौलाना को दिया जब तय हो गया था कि तुम्हारा गवर्नर लगेगा। तो आसिफ जरदारी साहब, यानी पहले ये सुन लें, क्लिप सुन लें छोटा सा। पख्तूनख्वा का गवर्नर जो था, तो ये जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मेरे साथ कमिट किया था कि ये पख्तूनख्वा में जो गवर्नर है ये कराएगा। आपको कहा था कि आपका गवर्नर होगा? जी जी जी। और जरदारी साहब आज तक मेरे से इस बात पे नाराज है कि आप क्यों माने इनके साथ। और फिर मौलाना साहब आए थे हमारे घर भी इसी जरगे में। हाँ। तो उन्होंने कहा कि चले इनको करने दो। उधर हमने ये फैसला किया, इनको करने दिया। और अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि तय हुआ था कि हमारा गवर्नर होगा, फिर मौलाना फजल रहमान हमारे घर आए, मैं उनकी बात मान गया, उनकी हिमायत कर दी, और उसके बाद जरदारी साहब आज तक मुझसे नाराज हैं कि तुमने ये क्यों किया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो हिसाब किताब रखते हैं, उनको पता है कि मौलाना फजल रहमान क्या है और कितने उनको किस हिसाब से रखना है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनके बारे में जरदारी साहब की राय का भी पता चल जाता है। और ये भी कि वो चाहते थे कि उनका गवर्नर ना लगे खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उनको पता था कि ये क्या होना है, यहाँ पर क्या करना है उन्होंने। वो अपनी हेजमनी रखना चाहते होंगे, वो समझते होंगे कि ANP जो है वो जरा बेहतर उनके साथ वो रहेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने पंजे गाड़ लेंगे वहां पर आकर, जो ही हुआ है। तो ये जो है, यानी या तो जरदारी साहब ने आसिफ जरदारी को डिच कराया, या आसिफ जरदारी साहब जो है वो उनके साथ धोखा हो गया, वो चाह कुछ और रहे थे, हुआ कुछ और है। तो ये भी एक दिलचस्प पहलू है इस सारी कहानी का, जो कि अहमद वली साहब जो है वो आजकल चूंकि डसे हुए हैं, गुस्से में हैं, तो वो गुस्से में आकर खुद ही अपने ही भांडे फोड़ते जा रहे हैं, अपना ही भांडा फोड़ रहे हैं, अपने साथियों का भांडा फोड़ रहे हैं, और अपना जो है वो सारी हकीकतें जो है वो बयान कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात यह है कि देखें आजकल बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं
कि IMF के साथ जो है वो हमारी डील हो गई और IMF से हमने कर्ज मिल गया और इस पर मुबारकबादें चल रही हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त इस्लामाबाद में ये तासुर आम है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो IMF की डील नहीं करना चाहते थे और इस बात का शहबाज शरीफ को पता चल गया था कि ये डील नहीं करना चाहते। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर पर्सनल मुलाकातें करके इस डील को समहाउ मैनेज किया। और इसहाक डार साहब किसी के कहने पर, चाहे वो मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब की लॉबी अलग है, शहबाज शरीफ की अलग है। तो इसहाक डार जो हैं वो ये डील नहीं चाहते थे। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन तो ये हो सकती है कि उनको इशारा ये होगा पार्टी की तरफ से कि अगर ये डील करेंगे तो उसके लिए फिर हमें सख्त यानी उसके लिए अवाम पर मुश्किलात डालनी पड़ेंगी, उनकी शराइत माननी पड़ेंगी, अवाम के ऊपर मसला आएगा, उसका जवाब हमें कल को इलेक्शन में जाके देना पड़ेगा तो बड़ा मसला होगा। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाएगा, शहबाज शरीफ इसका क्रेडिट लेंगे और उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, जो कि मरियम साहबा और उनका ग्रुप यकीनन ये नहीं चाहता होगा कि उनकी पोजीशन बेहतर हो। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जाहिर है इस वक्त सारा क्रेडिट अगर वो ले गए हैं तो आज उनके जो है वो उनका ग्रुप या वो खुद थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ गए हैं कि जी चले उन्होंने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए एक डील करा दी है। तो शहबाज शरीफ का क्रेडिट उनकी अपनी ही पार्टी के लोग, उनके खानदान के लोग उनको क्रेडिट नहीं दिलवाना चाहते थे, जिसकी वजह से इसहाक डार जो हैं वो तरह तरह के बयान दे रहे थे, ये जियोपॉलिटिक्स है, ये जनाब हम इनके मिन्नतें नहीं करेंगे, हम इनके तरले नहीं करेंगे, ये सारे बयानात दे रहे थे और जिसकी वजह से यकीन ही था कि ये डील नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ को जब ये पता चल गया कि मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है और मेरे खिलाफ ये गेम हो रही है, तो शहबाज शरीफ ने फिर पर्सनली आगे बढ़ के मुलाकातें की IMF के साथ और मुलाकातें करके यकीन दहानियां कराई। और जब सरबराह मुमलिकत खुद यकीन दहानियां कराता है तो फिर डील में वो जो रुकावटें हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका क्रेडिट 100% शहबाज शरीफ को जाता है। इसहाक डार ने पूरा जोर लगाया कि ये डील ना हो। ये तासुर इस्लामाबाद में आम है, खबरें सहाफती सर्कल्स में आम हैं, नून लीग के अंदर ये खबरें आम हैं और इस हवाले से यानी IMF के साथ होने वाली जो डील है इसको इसहाक डार की और मरियम नवाज और उनके ग्रुप की शिकस्त तस्लीम किया जा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान के फायदे में डील है, लेकिन इसको नून लीग के एक धड़े की शिकस्त तस्लीम किया जा रहा है। तो बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान का क्या हक में बेहतर करे। आखिर में जी किताब का मैं बता दूं, ये है किताब मुख्तार मसूद साहब की लौह अय्याम। मुख्तार मसूद साहब की 3 किताबें हैं, उन्होंने लिखी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, चंद साल पहले वफात पा गए। मुख्तार मसूद साहब की मशहूर ज़माना किताब आवाज़ दोस्त, दूसरी किताब सफ़र नसीब और तीसरी किताब जो है वो लौह अय्याम है। मेरी पसंदीदा किताबों में से एक किताब है लौह अय्याम, क्योंकि ऐसा लगता है कि कलम जो है वो एक ख़ास बुनत के साथ अल्फाज जो है वो कलम के कागज़ पे उतारता चला जा रहा है और वो इतनी खूबसूरती के साथ उतार रहा है कि पढ़ने वाला जो है वो दंग रह जाता है। और अल्फाज और छोटे छोटे जुमले और इतने खूबसूरत है ये किताब, यानी ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती किताब है। मतलब मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। ये बेसिकली ईरान में जब इनको बुलावा आया कि आपने ईरान में जाके सर्व करना है, ब्यूरोक्रेट थे, तो उसकी मंजरकशी वो किन अल्फाज में कर रहे हैं। ये 1978 का एक गर्म दिन है, sepहर का वक्त, मई का महीना, बेयकीनी का ज़माना। जमहूरी सियासत यानी 1978 में जाओ लगा चुके थे। बेयकीनी का ज़माना, जमहूरी सियासत की एक बार फिर नामुरादी, माशाअल्लाह का एक बार फिर तजर्बा, गिरते हुए मयार, मिटती हुई रिवायात, इंतजामिया का जवाल। मैं इंतजामिया का एक रुकन हूं और पहली सफ में वहां खड़ा हूं जहां सूरज हमेशा सवा नेज़े पर रहता है। गर्मी से तंग आकर मैं टेरेस पर टहल रहा हूं, नजरें बार बार और बेख्तियार मागला की पहाड़ियों की तरफ उठती हैं, जैसे इस अमल से आंखों में ठंडक पड़ जाएगी। हालांकि इन पहाड़ियों की झुलसी हुई झाड़ियों में हर साल गर्मियों के मौसम में कई बार आग खुद ब खुद भड़क उठती है। यकायक हवा का एक खुनक और खुशगवार झोंका सिलसिला कोहे अलबर्ज से चला और मेरी तलाश में इस्लामाबाद आ निकला। फोन की घंटी बजी, गुफ्तगू पहलूदार है, दोनों तरफ से अल्फाज के इस्तेमाल में किफायत से काम लिया जा रहा है। आप सामान बांध लें, चलने की तैयारी करें। कहाँ जाना है? ईरान। कितने दिन के लिए? सिर्फ 4 साल के लिए। किस सिलसिले में? वही RCD, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की का इदारा बराए इराक इलाकाई तरक्की के सिलसिले में। गुड लक टू यू। अब आप देखिए कि आम लिखारी लिखेगा कि मैं अपने दफ्तर में बैठा था और मुझे फोन आया कि आपको ईरान जाना है, और मेरे लिए चौंका देने वाली बात थी। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में ये खबर को जिस अंदाज में लिखा है, ये मुख्तार मसूद साहब का ही खासा है। और फिर उन्होंने पूरी किताब
फिर उनके जाने के बाद वहां पर चूंकि इनकलाब आया ईरान में, तो इनकलाब ईरान के ये चश्मदीद गवाह हैं, और जिस अंदाज में इन्होंने उस पूरे वाकयात को कलमबंद किया है वो मैं समझता हूं कि उसकी कोई मिसाल मुझे किसी और जगह पर नहीं मिलती। तो चूंकि मैंने आपसे वादा किया था 1 से 1.5 मिनट में किताब का तारुफ समेटा करूंगा, वरना इसके कई पैराग्राफ पढ़े जा सकते हैं, और एक पैराग्राफ मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि देख के चंद दाने चक के आपको अंदाजा हो जाता है कि देख कैसी है। तो ये मुख्तार मसूद साहब की किताब जो है वो लोहे अयाम, ये जरूर पढ़िएगा, और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है जो लोग अदब के और अच्छी उर्दू पढ़ने के शौकीन हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन खूबसूरत किताब है। मैं किताबों के में का जो तारुफ का सिलसिला शुरू किया, इसमें मुख्तलिफ तरह की पॉलिटिकल, सफ़रनामे और अदबी किताबें, फ़िक्शन, तो हर तरह की जो है वो चूँकि मेरी बुक शेल्फ में किताबें मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ तरह की किताबों का तारुफ मैं कराता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।